हम्म तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा, फर्स्ट इंडियन पॉलिटी का। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो लेक्चर हो रहे हैं ये हेड कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होगा, ऑल इंडिया होगा एग्ज़ाम ये। तो उसके लिए ये जो लेक्चर है ये जनरल अवेयरनेस के लिए लेक्चर है। और उसके अंदर भी सब टॉपिक है वो जनरल पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं पहले लेक्चर इस पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके बाद ये सारी चीज़ें कवर करूँगा। इसके अप्रॉक्सीमेट 20 के अबाउट लेक्चर होंगे, ठीक है। और उन्हीं 20 में से कुछ ना कुछ आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले नहीं हैं। आप देख सकते हो कि वेटेज जो हाँ, यहाँ पर आप वेटेज देख सकते हो कि कितना वेटेज है इसका जनरल अवेयरनेस का, वो 20 का है, 20 मार्क्स की आएगी। तो आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको जनरल इंटेलिजेंस पर और इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर आपको फोकस करना चाहिए। देखो ये भी कोई ऐसा नहीं, इसको छोड़ा नहीं जाता, लेकिन इसका जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। तो इसी की वजह से मतलब आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। हालांकि दायरा तो किसी का भी छोटा नहीं है, सभी के अंदर बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन सारी चीज़ें कवर करनी है। अब जितना भी मुझको इम्पोर्टेंट लगता है, जिसमें से पिछले साल के जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, मैंने उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मतलब नोट्स को अपडेट किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये इंडियन पॉलिटी का फर्स्ट लेक्चर होगा। और इसके अंदर फर्स्ट के अंदर हम बात करेंगे आज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो कैसे बना, ठीक है, और किसने बनाया, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये क्या होती है। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं जब हम अपना लेक्चर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाता है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है एक ग्रुप। उस ग्रुप के अंदर ऐसे लोग इकट्ठा होते हैं जो लोगों के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट है, इंडिया के अंदर पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट के अंदर दो हाउस, राज्यसभा एंड लोकसभा, दोनों के अंदर ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो लोगों के प्रतिनिधि होते हैं, मतलब कि लोग उनको इलेक्ट करके पार्लियामेंट के अंदर बैठाते हैं और वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि को जब भी जहाँ भी डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर लोग खुद नहीं जाते, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं कि आप हमारी व्यू, जो उनका व्यू पॉइंट होता है वो लोग रखते हैं पार्लियामेंट के अंदर, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो तब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात चल रही थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाएगा, इन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाएगा वो एक लोगों के द्वारा बनाया जाएगा। और इसके लिए एक ग्रुप होने की जरूरत है, मतलब एक ऐसी बॉडी बनाने की जरूरत हो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, और वो बॉडी सुप्रीम होनी चाहिए। तो उस बॉडी को बोला गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जैसे हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट है तो उस टाइम इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला जाता था। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, इसकी सबसे पहले जो डिमांड रखी थी वो एम एन रॉय ने रखी थी कि हमारे पास जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम होगा लॉ बनाना, ठीक है। तो सबसे पहला आइडिया किसने दिया था ये, इट was put in 1934 that idea of a constituent assembly for India was put forward for the first time by एम एन रॉय। और देखिए यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं। एक तो यही क्वेश्चन बनता है, ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके लिए ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि नीचे चार ऑप्शन दिए जाएंगे कि इनमें से किसने पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का आइडिया दिया था। एक तो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो ये एम एन रॉय थे ये पॉइनर थे ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट, मतलब इन ये कम्युनिस्ट मूवमेंट को शुरुआत करने वाले पहले पर्सन थे इंडिया के अंदर। तो एक आप ये वाला पॉइंट भी याद रखना, ये इसके अंदर से क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, पूछे भी गए हैं अलग अलग एग्जाम में, एसएससी वगैरह के एग्जाम या फिर दूसरे एग्जाम जो होते हैं उनके अंदर पूछे गए हैं। 1934 में जैसे एम एन रॉय ने बोला, तो अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, आपको पता होगा कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हम देखेंगे। इसने ऑफिशियली 19
ऑफिशियली 1935 के अंदर ये डिमांड रखी जो ब्रिटिश सर थे उनसे कि हम जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम जो होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगी। अब 1934 हो गया, 1935 हो गया। अब क्या होता है, देखिए 1938 के अंदर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पर ये डिक्लेयर कर दिया कि हम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, ठीक है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी ये इलेक्टेड बॉडी होगी, ठीक है, इलेक्टेड बॉडी। हालांकि ये पूरी तरह से इलेक्टेड बॉडी नहीं है, अगर आप इसकी पूरी हिस्ट्री देखो तो ये पूरी इलेक्टेड बॉडी नहीं थी, तो वो तो चलो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये जो एक इलेक्टेड बॉडी होगी और ये एडल्ट फ्रेंचाइजीज के द्वारा, मतलब जो जिसकी एज 18 साल, मतलब लोगों के द्वारा इसको बॉडी, इसके अंदर जो लोग जाएंगे उन लोगों के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव होंगे वे, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ये वाला पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए अब जब ये यहाँ पर इस थर्ड पॉइंट के अंदर जो ये देखिए जो जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने 1938 के अंदर ऐसी डिमांड रखी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और वो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा रखा जाएगा। अब ये सारी डिमांड जो है अंग्रेजों के सामने रखी जा रही थी, तो अंग्रेजों ने 1940 जो साल था वो 1940 था और मंथ था अगस्त, इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, कि भाई ठीक है आप लोग जो है ये बना सकते हो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इसी को बोला गया अगस्त ऑफर। तो अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जाता है कि अगस्त ऑफर किससे रिलेटेड है, तो आपको जवाब देना होगा कि इन्होंने जो ब्रिटिशर थे, ब्रिटिश ने ये डिमांड एक्सेप्ट कर ली थी कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओगे, ठीक है। तो देखिए 1940 के अंदर इन्होंने ये बात एक्सेप्ट करी, और जब बात एक्सेप्ट करी तो ऐसा तो नहीं कि मतलब इमीडिएटली ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने जो ब्रिटिशर थे ये सब, इन्होंने बैठे हुए अंग्रेज जो थे ये वहाँ पर लंदन के अंदर बैठे हुए थे, ये सब ये तो वहाँ से एक्सेप्ट कर रहे थे ये बात, मतलब यहाँ नहीं होते थे, कुछ होते थे, हालांकि मेन वहीं, ये मेन बॉडी इनकी वहीं होती थी। तो इन्होंने अंग्रेजों ने क्या काम किया कि 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन भेजा, ठीक है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस कैबिनेट मिशन, मतलब जब ये इंडिया के अंदर आया कैबिनेट मिशन, तो इसने मतलब बोल दिया कि भाई आप जो है अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ, और ये जो है एक ड्राफ्ट बनाएगी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। मतलब इन्होंने यहाँ पर ये बात एक्सेप्ट कर ली थी 1940 के अंदर, तो ये बात एक्सेप्ट कर ली थी कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओगे, क्योंकि अंग्रेजों के पास प्रेशर बहुत था उस टाइम पर। तो आप ये भी देख सकते हो 1946 बहुत मतलब लड़ाइयाँ थी उस टाइम पर, उस टाइम एक, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे हम, जब देखेंगे वहाँ पर, तो देखिए इन्होंने बोला कि आप जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हो, और जो भी इसको बनाना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम होगा कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए। अब देखिए ये जो आपसे पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन कब आया था इंडिया के अंदर, तो 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन आया था, ये डेट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी तो इसकी जो स्ट्रेंथ थी वो 389 स्ट्रेंथ थी। आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताइए जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो उसकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, मतलब टोटल मेंबर कितने थे उसके अंदर, तो 389 इनिशियली, मतलब टोटल मेंबर। अब क्या हुआ कि ये बॉडी बन गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसकी फर्स्ट मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली मीटिंग होती है, और इस मीटिंग के अंदर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया जाता है कि आप जो है टेम्परेरी प्रेसिडेंट हो, एक दिन के, या मतलब टेम्परेरी थे ये। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसा बोला जाएगा कि इनमें से 4 पर्सनों के नाम गिवन हो गए कि इनमें से कौन सा पर्सन है जो पहला
आपसे बोला जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला प्रेसिडेंट था, ये भी बोला जा सकता है कि हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, या दूसरी फॉर्म में ऐसा भी बोला जाता है हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। ये तो एक क्वेश्चन यही होगा हु इज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो एक ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद आंसर होगा उसका। ठीक है, तो आप क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में पूछे जाते हैं कि घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ लेगा, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है हालांकि, एक तो यहाँ पर ये डेटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो फैक्चुअल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करती है, ये जो आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं एसएससी वगैरह, और ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए अब क्या हुआ कि पीछे 9 दिसंबर 1946 को मिले थे ये, तो उसके बाद में फिर से मिलते हैं ये 11 दिसंबर 1946 को फिर से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलती है। और इस बार क्या हुआ, इस बार इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इनको परमानेंट चेयरमैन बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि हु इज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो फर्स्ट परमानेंट, ऐसा फर्स्ट शब्द लगा दिया जाएगा कि हु इज द फर्स्ट परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो आंसर होगा उसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखो ये बहुत जरूरी है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सेकंड प्रेसिडेंट कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट तो वही टेम्परेरी होगा, तो सेकंड ये हो जाएगा। ऑप्शन देख लेना, हो सकता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट के अंदर आपको केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम ही दिखाई दे और सच्चिदानंद सिन्हा का नाम ना हो। अगर नहीं होगा तो फिर यही होगा, तो ऑप्शन रखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए अब हो क्या रहा था उधर, देखिए उधर ये जो मुस्लिम था, मुस्लिम लीग था, अब ये जो है इसको बस पाकिस्तान बनाने की लगी हुई थी। तो जब यहाँ पर ये मीटिंग हुई 11 यहाँ पर, तो पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। 11 दिसंबर 1946 को पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट ही नहीं करा, जो पाकिस्तान का मतलब, सॉरी पाकिस्तान ही बोलेंगे, मुस्लिम लीग ने इसको पार्टिसिपेट नहीं किया। अब ये कह रहे थे कि हमको तो अलग सा पाकिस्तान चाहिए। अब इनकी डिमांड, मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर रख दिया, तो हुआ क्या, इन्होंने विड्रॉ कर लिया इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसके अंदर दोनों मुस्लिम लीग भी थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी थी, ये जो मेंबर थे, और इसके अंदर और भी दूसरी बॉडी, मतलब और भी पर्सन थे, अलग अलग पार्टी थी छोटी मोटी। अब इन्होंने जो है ये जो मुस्लिम लीग था इन्होंने विड्रॉ कर लिया, क्योंकि ये पाकिस्तान बनाने के लिए बोल रहे थे। तो जब इन्होंने विड्रॉ कर लिया तो उस टाइम के बाद जो पहला सीट हमारे पास, पीछे जो सीट थी देखिए 389 सीट, तो पहला सीट कितनी थी 389। अब 389 में से जब मुस्लिम लीग ने विड्रॉ कर लिया तो उसके बाद जो सीट बची हमारे पास, तो ये सीट बची हमारे पास, ये 299 ये सीट हमारे पास बची। तो आप वैसे यहाँ पर कोई क्वेश्चन, अगर कुछ लोग मतलब एग्जामर जो होता है वो डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने के लिए इस टाइप के उल्टा सीधा डेटा पूछ सकता है, तो आप एक ये वाला डेटा भी याद रखना कि मुस्लिम लीग ने जब विड्रॉ कर लिया तो उसके बाद टोटल सीट कितनी बची, तो आप बताओगे 299, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो इन्होंने कमेटी बनाई। कमेटी क्यों बनाई, अलग अलग कमेटी बनी हुई थी, काफ़ी कमेटी बनी हुई थी, कुछ माइनर थी, कुछ मेजर कमेटियाज थी, जिससे उनका अलग अलग काम होता था। तो उनमें से एक सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो कमेटी थी वो उस कमेटी का नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, और इसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब यहाँ पर ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे ये पूछा जा सकता है। तो पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि जिसने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया था उस कमेटी का नाम बताओ, तो आप बोलोगे ड्राफ्टिंग कमेटी। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये बताइए कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर कितने पर्सन थे, आप बोलोगे 7। ठीक है, 7 पर्सन थे इसके अंदर। फिर तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो ये ड्राफ्टिंग कमेटी थी इसके चेयरमैन कौन थे, तो आप बोलोगे इसके जो चेयरमैन थे अंबेडकर साहब थे। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस पॉइंट से। अब देखिए, अब थोड़ा सा ये ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या था। देखिए, अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज आउटलाइन इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जब आप नियम कायदे कानून बनाते हो तो सबसे पहला ये देखा जाता है कि मतलब आप नियम कायदे कानून जो बना रहे हो
उनका बेसिक फ्रेमवर्क क्या होगा। ठीक है, मतलब अब पता लगा आपने कोई ऐसा कानून बना दिया या नियम कायदे बना दिए कि वो आपको तो फेवर कर रहा है लेकिन उससे दूसरों को बहुत नुकसान हो रहा है, या हो सकता है तुमको ही नुकसान हो रहा हो आपने। तो नियम कायदे कानून जब भी बनाए जाते हैं तो एक बेसिक ढांचा होता है कि हम इन इन पॉइंटों के अंतर्गत इन चीज़ों को बनाएंगे। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या काम किया था, पहले ये देखा कि मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बन रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने जो है एक आउटलाइन कर दिया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, मतलब इन्होंने कुछ पॉइंट थे उसमें कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इनके ये ऑब्जेक्टिव हो गए, तो उसको बोला गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब आपसे यहाँ पर ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने प्रपोज किया था, तो आप बोलोगे जवाहरलाल नेहरू का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, ये बताइए जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, देखिए इसकी जगह कोई वर्ड नहीं आएगा, यही यही रखा हुआ वर्ड आ जाएगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये बहुत ही कीवर्ड, मतलब कीवर्ड है ये, आप इसको रिप्लेस नहीं कर सकते हो किसी दूसरे वर्ड से। कभी आप सोच रहे हो कि कुछ और कुछ लिखा हुआ, और कुछ नहीं लिखा आएगा, यही आ जाएगा। अब देखिए, अब आप दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये बताइए जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था इसको कब अडॉप्ट किया गया था। तो ये जो अडॉप्ट किया था 22 जनवरी 1947 को ये किया। देखो कुछ डेट इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे ये डेट मैंने अभी तक नहीं बोला कि कोई सी डेट इतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो आपको याद रहेगा ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन था वो किसने प्रपोज किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। और अडॉप्ट कब किया गया था, 22 जनवरी 1947 को। देखिए अब यहाँ पर दो चीजें और आ जाती है, एक तो इनेक्टमेंट और अडॉप्टेशन। देखिए एक ये डेट आप याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये वाली। दूसरी डेट ये इंपॉर्टेंट बन जाती है आपसे आपके लिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26 1947। देखिए हुआ क्या था, पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो हाँ ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो ड्राफ्टिंग कमेटी बना रही थी, तो उसमें काफ़ी सारे मतलब रूल रेगुलेशन बनाए गए और संशोधन भी हुए, अमेंडमेंट भी हुए, उसके अंदर काफ़ी अमेंडमेंट्स हुए। तो अब डिबेट होती, डिस्कशन होता था उसके अंदर बैठ कर। तो अब ये होता था कि कोई लॉ बना दिया कि भाई ये नियम नियम बनाए तो ये ठीक है या है नहीं है। तो ये सब चल ही रहा, मतलब ये सब चल रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें बन गई थी। अभी हम इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें कब अडॉप्ट हुई थी ये जरूरी नहीं है, बस ये है कि 26 नवंबर 1949 को बहुत सारी चीज़ें बनकर तैयार हो गई थी, हालांकि बहुत सारी चीज़ें रह भी गई थी। तो इस डेट को ये डिसाइड किया गया, मतलब कि चलो ठीक है अब हम हमारा जो ढांचा है ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। तो नवंबर 26 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। ठीक है, ये इसको पूरा एक डेट मिल गई थी कि ठीक है इस डेट को हम इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। फिर ये अब ये इसके अंदर दो तीन चीज़ें, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि मोस्टली चीज़ें, मतलब काफ़ी चीज़ें उस टाइप 26 नवंबर को बन चुकी थी और भी रह चुकी थी, हालांकि वो ये कौन कौन सी रह गई थी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो देखिए 26 नवंबर को एक तो प्रियम्बल था, जो कौन मतलब हमने जब ये क्वेश्चन बनता है काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाली, ये डेट जो इंपॉर्टेंट है, ये वाली, ये दो लाइनें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली। तो जब 26 नवंबर 1949 को हमने ये इनेक्ट अडॉप्ट कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उस टाइम उसके उस किताब के अंदर क्या थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब एक रूल बुक, तो उस रूल बुक के अंदर थे एक प्रियम्बल था, इसके बारे में भी देखेंगे, और एक उसके अंदर आर्टिकल थे। आर्टिकल कितने थे, नंबर ऑफ आर्टिकल थे 395, इतने आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल्स थे। अब देखिए ये क्या होते हैं, जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे एक चैप्टर आपने देखा होगा, एक किताब होती है, तो किताब में पहले चैप्टर होता है, फिर उसके अंदर हेडिंग की कौन कौन से पढ़ेंगे, तो मतलब आप कुछ ऐसी समझ लो इसको, ये कुछ ऐसा ही होता है। आर्टिकल होते हैं,
शेड्यूल्स होते हैं, पार्ट्स भी होते हैं इसके अंदर। तो जब ये आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, डेट का नाम ना देकर ऐसा बोलेंगे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें थी उस टाइम पर। तो प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे उसके अंदर उस टाइम पर। ठीक है, तो ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये वाला जो डेटा है ये बहुत ज़्यादा कई बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम के अंदर। देखिए अब फिर दूसरी डेट जो आती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरी डेट आती है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डेट। आपको इसको पता होना चाहिए। लोगों को कुछ तो पता भी नहीं होता है कि मतलब इस डेट को क्या होता है। तो क्या हुआ था इस दिन, देखिए उस दिन कमेंसमेंट हो गया था, हमारा कमेंसमेंट हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, ये कौन सी डेट थी, ये अडॉप्टेशन डेट थी, जिस पर अडॉप्ट किया गया था। और ये यहाँ से मतलब यहाँ से क्या हो गया था, हमारा शुरू हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए हमारा रिपब्लिक डे बनाया जाता है 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी को। अब देखिए आपसे ये कीवर्ड है कि कमेंसमेंट। आपसे अगर पूछा जाएगा कमेंसमेंट कब हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आप ये वाली डेट का नाम दोगे। अडॉप्टेशन का अगर नाम आता है तो आप इस वाली डेट का नाम बताओगे। अब इसके अंदर एक ये जो मतलब 26 नवंबर 1949 को तो अडॉप्ट किया गया और फिर ये 26 जनवरी 1950 को इसको कमेंसमेंट कर दिया गया है इसका। अब देखिए यहाँ पर इसके पीछे थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है कि मतलब ये जो 26 जनवरी ही क्यों चूज की गई थी। तो इसके पीछे एक रीजन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन हुआ था, लाहौर सेशन 1929 में। ठीक है, 1929 के अंदर लाहौर सेशन बोला जाता है। तो इस सेशन के बाद ये डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 मतलब 26 जनवरी को, अब ये जो डेट जैसे 1929 को लाहौर सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि हम जो है अपना इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। और पहला इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी 1930 को बनाया गया था। ठीक है, ये भी डेट बहुत मतलब ये डेट तो हाँ ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि इंडिया का जो था इंडिपेंडेंस डे पहली बार कब बनाया गया था, तो पहली बार 26 जनवरी 1930 को बनाया था। ये सेकंड डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए 26 जनवरी को ही हमने इसको कमेंसमेंट किया था कॉन्स्टिट्यूशन का। एक ये वाला हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था कि वरना तो हम तो यहीं पर इसको कमेंसमेंट कर देते 26 नवंबर को ही। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और मैं इसके सारे ये पीडीएफ जितने भी होंगे नोट्स वगैरह वो सब टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पर ये देखिए ये दिया हुआ है, ये थोड़ा सा डेटा इसके अंदर अगर आप पढ़ना चाहो तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, मतलब इन्होंने जो काम किया है। अब देखिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बताओ, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है इनको। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि ये बताइए कि इनमें से किसको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है ऑफ द इंडिया, तो आप बोलोगे अंबेडकर साहब। दूसरा, इनको बोला जाता है मॉडर्न मनु। ठीक है, एक तो ये, और तीसरा चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये आपसे 1 2 3 वर्ड ऐसे ही उठ कर आ जाएंगे कि इनका क्या मतलब होता है। मतलब नहीं पूछा जाएगा कि भाई ये किससे रिलेटेड है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, ऐसे उल्टे सीधे नाम दे दिए जाएंगे आपको, जिसके अंदर एक ऑप्शन ये भी होगा चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन है, तो इनका नाम दे दिया जाएगा और दूसरे ऑप्शन होंगे। तो ये वाले आप याद रखना। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए ये वाला पेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मतलब इसको ये कुछ पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए हुआ क्या था, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 जनवरी ठीक है 1950 को कमेंसमेंट कर दिया गया इसका। अब इससे पहले दो दिन पहले 24 जनवरी 1950
फाइनल स्टेज आने वाली थी, मतलब फाइनल स्टेज ही थी इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इस डेट को 2 काम हुए, कमेंसमेंट से पहले 2 दिन पहले 2 काम हुए। क्या हुआ? एक तो हमने अपना जो नेशनल एंथम है, ठीक है, और जो नेशनल सॉन्ग है, इनको अडॉप्ट किया। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेट है ये वाली है। और तीसरा काम क्या है? तीसरा काम क्या किया था हमने? तीसरा काम हमने ये किया था कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनको फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया बनाया गया था। देखिए, मैं आपको बता दूं, पीछे जो बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे। यहाँ पर द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये पॉइंट बहुत, ये 3 एक ही, मतलब एक डेट को ये 3-4 काम हुए थे, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। और आपसे पूछा जा सकता है कि जो नेशनल फ्लैग है उसको कब अडॉप्ट किया गया था। बहुत बार पूछे गए ये, मतलब सीधे इसमें सीधा रट्टा मारो इसको, ठीक है, और कुछ नहीं है, आपको रट्टा मारना पड़ेगा, ये डेट याद रखनी पड़ेगी ना कैसे करके। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि मतलब ये डेटा तो खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जान लो आप, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसके पीछे क्या था लॉजिक। लॉजिक तो क्या, देश के लिए लॉ चाहिए थे, तो लॉजिक तो यही था। कितना टाइम लगा ये देखते हैं। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कितने साल लिए इसमें? 2 साल लिए, 11 मंथ्स और 11 मंथ्स 18 डेज लगे। बताओ कितना। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट 60 कंट्रीज हैज गॉन थ्रू, मतलब 60 कंट्रियों, अम्बेडकर साहब, ये दूसरी कमेटी बनी हुई थी, उन्होंने 60 कॉन्स्टिट्यूशन को देखा है। मतलब 60 कॉन्स्टिट्यूशन में से इधर उधर पढ़ पढ़ा के उनको बनाया, ये भी अपने आप को बहुत बड़ी बात होती है। और कितना अमाउंट लग गया था? 64 लाख। देखिए इतना अमाउंट लगा है, उस टाइम के लिए बहुत ज्यादा था ये। अब इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे, पढ़ोगे, करोगे तो टाइम तो लगेगा ही। अब हम ये देखते हैं कि आपके जो एग्जाम होता है, जो हेड कांस्टेबल का एग्जाम है, इस टाइम में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए। अब मैं जब ये करवाता रहूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कहाँ कहाँ ये क्वेश्चन आएंगे, तो मैं वहां पर इनको डाल दूंगा। अब देखिए, इसके अंदर होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स दैट सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये सुप्रीम कोर्ट में जब आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कौन सा आर्टिकल है, ठीक है। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया, अब देखिए ये क्वेश्चन, ये वाला जो है, ये काफी मतलब लेवल। मैं आपको एक बात बताऊं, पहले ये एग्जाम जो होता था पहले इजी था, ये इसमें काफी इजी क्वेश्चन आते थे, लेकिन जब से ये 2017 और 2021 वाले जो एग्जाम हुए, ये सच में बहुत मुश्किल थे। ये 2021 वाला है, ये 2021 का, ये शायद 2017 का या ना 21 का है ये, तो हाँ सर, ये 2021 का है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट, मतलब काफ़ी लेवल हाई था। उसका रीजन देखो यही था कि उधर कोरोना लगा तो लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लगा तो प्राइवेट जॉब जो थी वो लोगों की छूटी, तो उसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट जो है प्राइवेट सेक्टर पर ख़त्म हो गया कि कोई सिक्योरिटी वगैरह है नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब वाले जो थे उनको पूरी सैलरी मिल रही थी घर बैठे, तो इसलिए लोग मतलब गवर्नमेंट जॉब की ओर ज़्यादा, एकदम उनको लगता है कि ज़्यादा सिक्योरिटी है। लेकिन जैसे, हालांकि ये सारी चीज़ें गलत होती है। हमको मतलब हमारे देश के अंदर होता क्या है कि मोस्टली लोग गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, चाहे उनको एक चपरासी की जॉब मिल जाए। तो देखो, देश ऐसे नहीं चलता है, आपको प्राइवेट सेक्टर को आगे लाना पड़ता है, इनोवेशन तभी आती है, वरना इतनी 140 करोड़ के अबाउट पॉपुलेशन है इंडिया की, इसको सस्टेन कराना, वो भी गवर्नमेंट जॉब के थ्रू, बहुत मुश्किल हो जाएगा जब तक आप प्राइवेट सेक्टर में। तो इंडिया के अंदर हमारे यहाँ पर क्या है कि बिजनेस का एक कोई एनवायरनमेंट नहीं है, जो यूथ है वो बस गवर्नमेंट जॉब चाहिए उनको, गवर्नमेंट जॉब के पीछे कोई इनोवेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये बहुत ही दिक्कत। हालांकि अब जा कुछ इनोवेशन आ रही है धीरे धीरे, लेकिन हमको प्राइवेट सेक्टर पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, ये तो उसकी बात रही। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, तो उसके, हाँ, मैं ये लेवल के बारे में बता रहा था। तो हुआ क्या, तो अब बहुत लोगों ने एग्ज़ाम भरा। अब लोगों, क्योंकि उनको पता था कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, तो एग्जामर को डिफ़िकल्ट पेपर सेट करना पड़ा, ठीक है। तो अब जाइए देखिए, पेपर अभी भी डिफ़िकल्ट ही आएगा, कोई इजी नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है कोई ये टेंडेंसी बदली नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। देखिए, as per the article 106 of the constitution of India, who
among the following determines the salary of the members of either house of the parliament। तो ये पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है कि किसकी मेंबर की एक लॉ बनाया जाता है पार्लियामेंट का। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है, ये आपसे पूछा जो गए क्वेश्चन, मतलब इतने इजी नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये तो और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन ये वाला यूनियन कैबिनेट का, कि भाई which of the following amendments to the Constitution of India put a cap on the number of the हालांकि हम कुछ थोड़े से इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स भी देखेंगे, कुछ आर्टिकल्स भी देखेंगे, और ये वाला मैं जब आपको डीपीएसपी देखो मैं मतलब आपको बस क्वेश्चन यहाँ पर एक सैंपल के बेसिस पर लाया था कि आपको पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चन आए जाते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन भी लेवल कितना हाई है इसका, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर अमेंडमेंट पूछा, यहाँ पर आर्टिकल पूछ रहा है। मैं डीपीएसपी जब पढ़ाऊंगा, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के अंदर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा डीपीएसपी, तो उसके अंदर वहां पर हम ये आर्टिकल पढ़ेंगे। ये आर्टिकल सारे वहीं पर दे रखे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये जो क्वेश्चन था ये वाला, ये 2012 का क्वेश्चन, ये वाला 2012। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। मैक्सिमम ये थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है मुझको, कहीं मिल नहीं रहा था, तो मैंने कहीं से इसको कॉपी पेस्ट किया है, स्क्रीनशॉट लिया है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ द ये लिखा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। बहुत वो मैं जब आपको राज्यसभा पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा तब उसके अंदर सब बताऊंगा आपको। और देखिए क्वेश्चन ये था कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये भी आपको जब वाइस प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगा मैं तब बताऊंगा। देखिए अब हु अमंग द फॉलोइंग वाज द 10th प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। देखिए 10th प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया मतलब अभी जो हमारी प्रेसिडेंट बनी हुई हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर की है ये। ठीक है, ऐसी घुमा फिरा कर, तो इनके बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये सब उसी के अंदर मैं कराऊंगा। ठीक है, तो अब देखते हैं और भी कुछ आगे है क्या। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 2017 के क्वेश्चन थे ये वाले। ये जो अब 2017 के क्वेश्चन है ये वाला, ये भी 2017 का क्वेश्चन है। तो देखिए उसने क्या पूछा है कि यहाँ पर पूछा है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव डेफिनेशन ऑफ द मनी बिल। देखिए काफी मतलब डेप्थ में पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन जो है पीसीएस में पूछे जाते हैं, तो इन्होंने काफी लेवल हाई कर रखा है। अंडर विच कंडीशन या कंडीशंस अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी डिस्क्वालीफाइड। बताओ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर, ये बताओ इस क्वेश्चन में बताओ। ये तो यार मतलब बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है यार। फीस मैं पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। तो अभी मैं इधर उधर सब बस सैंपल में लाया था ये कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। तो अब नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।